डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पर्म और ओवम की। स्पर्म विच इज अ मेल गैमेट एंड द ओवम इज फीमेल गैमेट। वी विल टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द रोल ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्म की। स्पर्म बेसिकली है क्या? इट इज मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट है तो you can say that millions of sperms, about 200 to 300 million of sperms, are released in a single ejaculation. Single ejaculation by male. That is, whenever copulation takes place, male can release about 200 to 300 million of sperms in single ejaculation. Now we will talk about their structure. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है कि these are microscopic structures, और इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, इनमें एक हेड होता है, दूसरा स्मॉल नेक होती है, देन मिडल पीस एंड अ टेल, स्विमिंग टेल। ये इनका स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं यहां सिंपली बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया तो ये हेड पोर्शन है और ये छोटी सी नेक होगी, नेक के बाद ये मिडल पीस है और ये दिस इज टेल। तो मतलब क्या हुआ कि इनमें हेड होगा, नेक होगी और मिडल पीस होगा और क्या होगी, टेल होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्पर्म्स होते हैं दे आर एनवेल्प्ड बाय अ लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या कहता है कि पूरे के पूरे स्पर्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेल्प करता है। ये आप देख सकते हैं ऐसे, देयर इज एनवेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द स्पर्म। तो ये है। अब हम बात करेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। आप देख सकते हैं कि हेड यहां पे, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। हेड कैसा होता है इसका? इलोंगेटेड। आप देख भी रहे हैं कि हेड कैसा है, इलोंगेटेड, लंबा है थोड़ा। और इसमें जो न्यूक्लियस है, क्योंकि आपको पता है कि जब स्पर्म बनते हैं तो मियोसिस हो चुकी है, तो जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि हेड में क्या होगा, इलोंगेटेड हेड कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस। मेन पोर्शन उसका न्यूक्लियस ही होता है, साइटोप्लाज्म उसमें बहुत कम होता है। और अगर आप इसी न्यूक्लियस के एंटीरियर पोर्शन पे देखें तो आपको एक कैप जैसी नजर आएगी। दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ हेड ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम होता है इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन एंजाइम्स। ये जो एंजाइम होते हैं, एक तो ये मदद करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। आगे हम बात करेंगे कि कैसे इंटरेक्शन होती है एक्रोसोम की वजह से स्पर्म और ओवम के बीच में। तो एक तो इसमें, दूसरा जो मेम्ब्रेन होता है उनको भी डिसॉल्व करने में ये मदद करते हैं, मतलब उसको पेनिट्रेट करने में मदद करता है एक्रोसोम। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक बिल्कुल छोटी जैसी है, बीच में यहां पे दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज नेक। तो नेक के बाद जो नेक्स्ट मेन पोर्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मिडल पीस।
इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, क्योंकि यहाँ पे कई बार पूछा भी जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर स्पर्म की हम बात करें तो एम से केवल मिडिल पीस ही स्टार्ट होता है इसमें। तो अगर आप सीधा बोलें कि माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द मिडिल पीस, तो आपका आंसर भी सही रहेगा। तो इसका मतलब कि मिडिल पीस में क्या होते हैं, देयर आर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। बिजली घर हैं हमारी कोशिका के किसी भी सेल के, तो पावर हाउस हैं ये। तो ये क्या करते हैं, यू नो दीज स्पर्म्स आर माइन्यूट बट दीज आर मोटाइल। तो दीज माइटोकॉन्ड्रिया दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट और फॉर देयर स्विमिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, वो एनर्जी देते हैं किसके लिए, स्विमिंग के लिए, स्विमिंग ऑफ दीज स्पर्म्स। तो ये हमारे पास मतलब इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी की वजह से स्पर्म में मोटिलिटी होगी, और जो टेल है वो क्या करेगी, वो उसमें प्रपल्सन होगी। और अब इसके बाद हम बात करते हैं टेल की। तो टेल आपको पता है देयर इज अ इलोंगेटेड टेल एंड दिस टेल हेल्प्स इन स्विमिंग, और यू कैन से इट मेक्स द स्पर्म मोटाइल, इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द स्पर्म। मोटाइल का क्या मतलब हुआ, मोटाइल का मतलब हुआ कि वो चल सकता है, स्विम कर सकता है, इट कैन मूव इट्स ओन। जैसे अब दूसरी तरफ आप बात करेंगे ओवम की, तो ओवम खुद नहीं चल सकता, पर स्पर्म जो होते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा, हालांकि हो सकता है कि उस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्लियरली आपने नहीं किया था। तो वहां पे देखा आपने कि जब इंसेमिनेशन होती है तो दीज स्पर्म्स आर थ्रोन, you can say these are put in the vagina of the female and from there they show their own movement toward the oviduct। और आपको होता है कि जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है उसकी तरफ सर्विक्स से होते हुए, न्यूट्रस से होते हुए खुद पहुंच जाते हैं, जबकि ओवम जो है केवल इनफंडिबुलम से एम्पुला होता हुआ वहां तक पहुंचता है, और वो उसकी ओविडक्ट की मूवमेंट की वजह से वहां पहुंचता है। लेकिन स्पर्म जो होते हैं वो खुद मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब एक टर्म बार बार यूज होगी, दैट इज सीमन। अब आपको पता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो बनते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। अब सीमन क्या होता है, जैसे अगर आप बात करें कि टेस्ट सेमनीफेरस टिब्यूल के अलावा क्या होता है, एपिडिडिमस होता है, फिर वास डेफरेंस होता है, फिर सेमिनल वेसिकल होता है, और प्रोस्टेट होता है। तो इनसे भी सिक्रीशंस होती है, और ये सिक्रीशन क्या करती है, ये मदद करती है स्पर्म की मेचुरेशन और उसकी मोटिलिटी के लिए जरूरी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज सीमन, तो सीमन में बेसिकली क्या होता है, सीधा आप बोलेंगे कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सीमन। और सीमन कौन प्रोड्यूस करता है, मेल प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि जब मेल इंसेमिनेशन करेगा, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जब मेल फीमेल के वेजाइना के अंदर स्पर्म को छोड़ेगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन में वो बेसिकली क्या वहां पे क्या छोड़ता है, दैट इज सीमन। और सीमन में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, देन दे मूव देयर ओन। तो ये बात थी स्पर्म्स की। पर एक चीज आपने ध्यान रखना कि जो स्पर्म्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस and per ejaculation 200 to 300 millions, and there is one important, out of these 300 million sperms, at least 60% must be of the normal size and shape for the normal fertility। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो इनकी नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए इतने, लेकिन इसके अलावा जो 40% है, एटलीस्ट 40% मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। मतलब क्या होगा कि 40% जो है वो बहुत ही तेजी से हाईली विग्रसली स्विमिंग के कैपेबल होने चाहिए, विग्रस मोटाइल होने चाहिए, या मोटिलिटी शो करने के लायक होने चाहिए। तो ये तो था हमारे पास जो स्पर्म। और अगर आप इस डायग्राम में देखें, अब आपको यहां पे क्लियर नजर आएगा। तो अब आप इसको अगर ढंग से देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये रीजन, अब देखें आप इसको, ये हेड रीजन है, और हेड रीजन में देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और
ये ऊपर क्या है, जो कैप की तरह स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्रोसोम। और अगर आप देखें ये बाहर से एक कलर्ड पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ पिंक कलर का है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो एनवेल्प है जो इस पूरे स्पर्म को कवर करता है। ये हेड के नीचे नेक होती है छोटी जैसी, और उसके बाद मिडल पीस होता है। ये जो मिडल पीस होता है, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियाज आर द एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग। तो ये बात थी हमारे मेल गैमेट की, विच इज ऑल्सो नॉन एज द स्पर्म। अब हम बात करेंगे ओवम की। ओवम बेसिकली क्या है? ओवम है फीमेल गैमेट, और अगर आप देखें तो ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ओवम इज सेकेंडरी oocyte। अब आपको पता है कि जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ, अब थोड़ा सा मैं आपको oogenesis की ओर ले जाने जा रहा हूं। तो जब प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, उसमें मियोसिस 1 हुआ, तो मियोसिस 1 होने के बाद वहां पे दो चीजें बनी। एक बना सेकेंडरी oocyte, और एक बनी हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी। तो हमने बोला फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट कर जाती है, पर जो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte बनता है, दैट रिप्रेजेंट्स द ओवम। और इसमें बेसिकली क्या है, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 भी कंप्लीट होनी है, और मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनते हैं, तो दो तो बन गए, तो एक सेकेंडरी oocyte बन गई, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। पर यहां पे ये क्या करता है, इट गेट्स अरेस्टेड। डिवीजन जो है वो अरेस्ट हो जाता है किस पे, मेटाफेज 2 पे। तो मतलब जो एक किस्म का हमारे पास जो सेकेंडरी oocyte है, दैट रिप्रेजेंट्स द ओवम, तो मेटाफेज 2 पे रुक गया। अब मेटाफेज 2 के आगे आपको पता है कि यहां पे एक चीज बनेगी ओटिड, और एक बनेगी सेकंड पोलर बॉडी। पर ये कब बनेगी? ये बनेगी अगर हमारे पास क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तभी बनेगी। तो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। अभी हम बात करते हैं ओवम क्या है। ओवम है सेकेंडरी oocyte, और आप कह सकते हैं कि ये भी एक हैप्लॉइड है, पर इसमें जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन है, दैट हैज येट टू अकर, वो अभी होना बाकी है, क्योंकि वो रुक चुका है कौन से स्टेज पे, मेटाफेज 2 स्टेज पे, और वो उससे आगे प्रोसीड तभी करेगा अगर फर्टिलाइजेशन होगी। अब जहां हम स्पर्म की बात कर रहे थे, स्पर्म के केस में बेसिकली क्या था कि वो उसमें वो मोटाइल स्ट्रक्चर था। ओवम क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, और नॉन मोटाइल, और साथ में ये राउंड स्ट्रक्चर होता है, वो टेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल राउंड स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें तो ये भी छोटा होता है, पर इससे छोटा स्पर्म होता है। इसका जो साइज होता है, दैट इज 0.2 मिलीमीटर इन डायामीटर, और स्पर्म इससे भी छोटा होता है। तो अप्रोक्सीमेटली है, वैसे 0.15 भी ले सकते हैं आप। अब इसमें क्या होता है, ये कहां पे होता है? आपको होता है कि ओवम होगा ओवरी के अंदर, जैसे स्पर्म्स होते हैं टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उसी तरह जो एग या ओवम होता है वो कहां पे होता है, वो होता है एग फोलिकल्स के अंदर, एग फोलिकल ऑफ ओवरी। आपको पता है कि वहां पे प्राइमरी फॉलिकल बनता है, जब उसके बाहर से फॉलिकुलर लेयर बन जाती है, फिर वो सेकेंडरी बनता है, फिर टर्सरी बनता है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये एग फॉलिकल के अंदर होता है ओवम, और रूल क्या है कि एक फॉलिकल के अंदर एक ही ओवम होता है, पर कई बार एक फॉलिकल के अंदर 2 या 3 भी हो सकते हैं, बट दैट इज रेयर। अब अगर हम इसकी कवरिंग की बात करें, ओवम की जो लेयर्स हैं अगर हम उनकी बात करें, तो कवरिंग्स में कौन कौन सी लेयर आएगी उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये क्या है, ये इसका मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या होता है, बिल्कुल जैसे दूसरा मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये सेमी परमिएबल होता है, ये सब्सटेंसेस को अलाउ करता है उनकी एंट्री और एग्जिट के, ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस। इसके अंदर आप देखें तो ये न्यूक्लियस है, और यहां पर न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है। एग के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, जर्मिनल वेसिकल। और ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को यहां पे जर्मिनल स्पॉट कहा जाता है।
तो इस तरह से हमने बात की कि जो एग है वो राउंड शेप का है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज नोन एज जर्मिनल वेसिकल, और उसके न्यूक्लियोलस को बोला जाता है जर्मिनल स्पॉट बोला जाता है। और अब इसके अलावा ये होगा इसका साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये ओवम है तो इसके साइटोप्लाज्म को भी ओवोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हुई इसकी ओवम की। अब इसके बाहर से जो लेयर्स होती है वो क्या होती है। अब आप यहां देख रहे हैं कि जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, ये मेमेलियन के केस में हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और अगर हम नॉन मेमेलियन की बात करें तो वहां पे इसको वाइटिलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके बाहर मैंने एक गैप छोड़ा और गैप के बाहर एक और लेयर बनाई। ये चलिए अब इसकी कवरिंग, ये जो लेयर मैं बना रहा हूं दिस लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। इस लेयर को क्या बोला जाता है, जोना पेलुसिडा। ये जो जोना पेलुसिडा है ये क्यों जरूरी है, इसको जोना स्ट्राइएटा भी बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है, ये क्या करती है, आपने देखा होगा कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो एक्रोसोम और एग के बीच की जो इंटरेक्शंस होगी, जो रिएक्शंस होगी, वो उनके लिए जोना पेलुसिडा क्या करती है, उसमें हेल्प करती है। तो ये फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करती है। एक और काम करती है जोना पेलुसिडा, इट अवॉइड्स पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या होती है कि आपको पता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज पर सिंगल इजैकुलेशन, पर ओनली वन ऑफ देम कैन फर्टिलाइज द एग और यू कैन से दिस ओवम। तो वो सारे के सारे आते हैं और उनमें से केवल एक ही एंटर करता है, जो फर्स्ट एंटर कर जाता है। बाकियों की एंट्री को भी कौन प्रिवेंट करता है, जोना पेलुसिडा लेयर प्रिवेंट करती है। तो व्हाट इज जोना पेलुसिडा, यू कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोना स्ट्राइएटा, एंड इट इज अ थिक मेम्ब्रेन एंड इन सम केसेस इट मे परसिस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी परसिस्ट हो सकती है। जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद क्या होगा, पहले तो सेकेंडरी ओसाइट जो है ये ओटिड और इसमें चेंज हो जाएगा सेकंड पोलर बॉडी में। तो जो वो सेकंड पोलर बॉडी वो डिसअपियर हो जाएगी और ओटिड जो है उसके साथ फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बन जाएगा। जब ये जाइगोट बन जाता है तो फिर आपको पता है इसमें क्लीवेज स्टार्ट होगी, मतलब क्या होगा, ये इसका डिवीजन स्टार्ट होगा। तो उस टाइम में भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उसके लिए जोना पेलुसिडा क्या करती है, वो जरूरी होती है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो जोना पेलुसिडा ही एक ऐसी लेयर है जो बाकी स्पर्म्स की एंट्री को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। दूसरा आप देखेंगे कि इसके बाहर एक और लेयर होगी, वो ऐसी बड़े बड़े फोलिकुलर सेल्स की लेयर होती है और 2-3 स्ट्रेटा होते हैं उसमें, जरूरी नहीं है एक है ऐसे। तो इस लेयर को बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। तो ये जो कोरोना रेडिएटा है किसके बाहर होती है, ये होती है जोना पेलुसिडा के बाहर, और इसमें 2 या 3 स्टेट होते हैं सेल्स के, और इट adheres to the outer surface of the zona pellucida when ovum is set free from the follicle। आपको पता है जब ओवुलेशन होगी, फोलिकल से बाहर निकलेगा तो उस टाइम ये लेयर बन जाती है जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा क्या करती है, कोरोना रेडिएटा जो है वो कुछ वाइटल प्रोटीन्स को सप्लाई करती है सेल के लिए। इट सप्लाइज सम वाइटल प्रोटीन फॉर द सेल। तो अगर हम यहाँ अब इसकी ओवम की बात करें तो आपको इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले चल रहे हैं, ये बीच में जिसमें मेम्ब्रेन दिखाया गया, अगर आप देखें ये पर्पल कलर का जो है ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको नॉन मैमल्स के केस में वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर जो सारा साइटोप्लाज्म होगा उसको ओवोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, जर्मिनल वेसिकल। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है जिसको बोला जाता है जर्मिनल स्पॉट। और आप देख सकते हैं कि ये राउंड शेप का है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ एक ग्रीन कलर की लेयर बनाई है। तो ये ग्रीन कलर की वो लेयर है जिसकी हम बात करें कि ये है जोना पेलुसिडा, जिसको एग वॉल के नाम से भी जाना जाता है, या जोना स्ट्राइएटा भी इसको कहते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं फोलिकुलर सेल्स की लेयर है, ब्लू जैसे कलर से बनाई गई है।
और बड़े बड़े सेल्स हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती है कोरोना रेडिएटा को। और जो कोरोना रेडिएटा है, आपको पता है कि ये कब बनती है, जब ओवुलेशन होती है तो उसके बाद ये इस जोना पेलोसिडा के साथ अडियर कर जाती है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक ओवम का। और जैसे ह्यूमन के केस में अगर हम देखें तो इसके अंदर योक बहुत कम होगा, पर अगर आप स्पर्म और इसका कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ फिर भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन वहाँ पे साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये इस जगह को बोला जाता है इट इज अ वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर ग्रीन कलर का, जैसे अगर मैं ये दिखाऊं एक पोर्शन से, और अगर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर आपको पता है ये जोना पेलोसिडा है, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरीवाइटिलाइन स्पेस, पेरीवाइटिलाइन स्पेस या गैप भी बोलेंगे उसको। तो ये पेरीवाइटिलाइन स्पेस होता है। तो समझ, अब आप समझ जाने चाहिए कि यहाँ पे जो होगा ये पेरीवाइटिलाइन स्पेस होगा, किसके, जोना पेलोसिडा के अंदर को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर को। अब लास्टली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज के लिए है केवल दोनों के बीच में डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस? स्पर्म और ओवम के बीच में। बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिफरेंस करेंगे। पहला डिफरेंस है कि अगर हम देखें तो जो स्पर्म्स होते हैं वो होते हैं मोटाइल, और ये होते हैं नॉन मोटाइल। क्योंकि इनमें टेल होते हैं तो ये स्विम कर सकते हैं और वो नहीं। दूसरा, अगर हम बात करें प्लॉइडी की, तो ये होते हैं हैप्लॉइड। होते तो ये भी हैप्लॉइड है, पर आपको पता है कि यहां पे एक जो मियोसिस 2 है दैट इज अरेस्टेड एट कौन सी स्टेज पे बोलो? मेटाफेज स्टेज पे वो रुकी हुई है, मेटाफेज 2 पे रुकी हुई है। अब अगर हम तीसरा पॉइंट करें नंबर का, तो इनका जो नंबर होता है 200 से 300 मिलियंस पर इजैकुलेशन, और ये होते हैं 1 ओवम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब 28 डेज में एक ही ओवम रिलीज होता है, 14th डे में उसका रिलीज होता है। और इसके स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या स्पेशल फीचर है? हेड है, एक्रोसोम है, और उसके अलावा नेक है, और टेल है, और मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके स्पेशल फीचर की बात करें हम तो एक तो ये हमारे पास कैसा है, इसमें जोना पेलोसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ओवल और राउंड होता है, जबकि ये हमारे पास कैसा होता है, ये टेल्ड होता है, इसमें टेल की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से आज हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक मेल गैमेट विच इज स्पर्म और दूसरा फीमेल गैमेट विच इज ओवम, और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने स्टडी किया। हमने फिर ये बताया कि कैसे मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और वो कब कब बनते हैं, क्या उनकी प्लॉइडी होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।